हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में मैं मौसमी चंद्रा लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी यह अंत नहीं। गांव की ठहरी हुई जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया था, जहां ऊपरी सतह पर शांति और ठहराव दिखाई देता था, वहीं निचली सतह पर तेज हलचल थी, जो ऊपरी सतह को तोड़ देने के लिए छटपटा रही थी। लेकिन ऊपरी सतह इतनी सुदृढ़ थी कि उसे तोड़ पाना आसान नहीं था। बिरमा ने इस ऊपरी सतह पर चोट की थी, यह जानते हुए भी कि उसकी चोट बेअसर होगी। दूसरों की तरह वह चुप नहीं रह पाई थी। शायद रह भी जाती यदि उसने किशन और उसकी मित्र मंडली के बीच होने वाली बहसें ना सुनी होती। इसी जद्दोजहद में उसके अंतर्मन में ये विश्वास जगा दिया था। तमाम अभावों के बावजूद मंगलू ने किशन को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। महीने 2 महीने में किशन और उसकी मित्र मंडली गांव आती थी। शहर के खुले माहौल ने किशन की सोच और मानसिकता को प्रभावित किया था। वे जब इकट्ठे होते तो किसी न किसी मुद्दे पर ऊंची आवाज में घंटों बहस किया करते थे। बिरमा की समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह अक्सर किशन से पूछती थी, तुम इतना लड़ा क्यों करो? किशन हंसकर कहता, बुद्धू, यह लड़ाई नहीं है, बातचीत है। बिरमा हैरान रह जाती, यह कैसी बातचीत है? गांव में तो इसे ही लड़ाई कहते हैं। इस बातचीत को सुनते सुनते वह अभ्यस्त हो गई थी। उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े उसे याद रहने लगे थे। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन मात्र शब्द नहीं रह गए थे उसके लिए। वह इनके अर्थ जानना चाहती थी। किशन से पूछती तो वह समझाने की कोशिश करता, लेकिन बिरमा को लगता कि वह समझ नहीं पा रही। वह मन महसूस कर रह जाती थी। ऐसे क्षणों में उसका लगता, काश उसे भी बापू ने स्कूल भेजा होता। किशन की तरह वह भी कॉलेज जाती तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी समझ में जरूर आती। उसे लगता किशन और उसके दोस्त ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके जैसी बातें करने वाला गांव में कोई भी नहीं है। अपनी बस्ती की तो कोई बात ही नहीं, बसीटों में भी ऐसा कोई नहीं है। धान कटाई के उमस भरे दिन थे। मंगलू और सरबती के साथ बिरमा भी धान कटाई के लिए जाती थी। उस रोज वे तेज भान के खेत में धान काटने गए थे। बस्ती के 15-20 स्त्री पुरुष कटाई पर लगे थे। सांझ होने से पूर्व ही धान कटाई, छटाई आदि का काम पूरा कर लिया गया था। धान बोरों में भरा जा रहा था। मंगलू, सरबती और बिरमा को एक एक गट्ठर धान मिला था। एक गट्ठर बिरमा के सिर पर रखते हुए मंगलू ने कहा, तू घर जा, सांझ हो रही है, घर जाके रोटी पानी देख लियो,
हमें आने में देर हो जागी। बुग्गी में धान लाद के ही आना होगा, तू चल। बिरमा अकेली ही चल पड़ी थी। बाकी मजदूर वहीं रह गए थे। बोझ भारी था, रास्ता कच्चा एवं उबड़ खाबड़, संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। गांव काफी दूर था। गांव से पहले आम का बगीचा था, उसके साथ साथ पगडंडी थी। सुनसान रास्ते पर चलते हुए बिरमा का जी घबराने लगा था। वह जल्दी जल्दी कदम उठाकर चलने का प्रयास कर रही थी। बोझ के कारण चलने की गति धीमी थी। बगीचे में सचिंदर दिखाई दिया। उसे वहां देखकर बिरमा सहम गई। धान की कटाई के वक्त भी लगातार उसे घूर रहा था। बिरमा ने उसकी नजरें भांप ली थी। उसने जल्दी जल्दी कदम उठाने की कोशिश की ताकि वह बगीचे की ओर से खुले रास्ते पर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद ही उसे लगा जैसे सचिंदर उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। बोझ के कारण वह मुड़कर देख नहीं पा रही थी। सचिंदर ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। बेहयाई से बोला, सिर पर इतना बोझ है, थक गई होगी, थोड़ा सा सुस्ता ले। बिरमा ने आग्नेय नेत्रों से उसे घूरा। बिरमा कुछ कहे उससे पहले ही सचिंदर ने उसके गालों को छुआ। उसके स्पर्श से बिरमा के शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई। क्षण भर को वह सहम गई थी। सचिंदर ने जैसे ही उसके सीने की ओर हाथ बढ़ाए, बिरमा ने पीछे हटने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ा, लेकिन बिरमा ने सिर पर रखा गट्ठर सचिंदर के ऊपर गिरा दिया। अचानक इस हमले से वह गड़बड़ा गया और गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बिरमा ने पूरी ताकत से उसकी जांघों के बीच वार किया। लात का प्रहार इतना तगड़ा था कि सचिंदर उठ नहीं पाया। किसी तरह लड़खड़ाकर खेत में घुसकर गुम हो गया। बिरमा मेड़ पर खड़ी थी। उसे भागता देखकर चिल्लाने लगी। उसने पहले ही झटके में सचिंदर की बेहयाई को कायरता में तब्दील कर दिया था। कुछ देर उसी क्रोधित मुद्रा में खड़ी रही। गुस्से में उसका शरीर कांप रहा था। गट्ठर गिरने से धान बिखर गए थे, जिन्हें देखकर बिरमा का जी दुखी हो गया। उसके अंतर्मन से सचिंदर के लिए बद्दुआएं निकली। दूर खेतों से लौटती स्त्रियों की आवाज बिरमा को सुनाई दी। वह गट्ठर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। बिरमा को रास्ते के बीचों बीच इस तरह बैठा देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, यह बोझ गिर गया, करके हाथ लगवा दो। बिरमा ने भीतर उठते शोर को छिपाकर कहा। वह गट्ठर उठवाकर उनके पीछे चल पड़ी। घर लौटकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। किशन घर पर ही था। बिरमा का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिरमा ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन उसे रह रहकर रोना आ रहा था। वह किशन के सामने आने से बचने का प्रयास कर रही थी। मंगलू और सरवती को आने में देर हो गई थी। माँ को देखते ही बिरमा की रुलाई फूट पड़ी।
उसे इस तरह हलकान होते देखकर सरबती का हृदय कांपने लगा। वह किसी अज्ञात आशंका से डर गई थी। उसे घर के भीतर ले गई। क्यों रे, क्या हुआ? रो क्यों रही है? सरबती ने पूछा। मंगलू धान के गट्ठरों को सुव्यवस्थित करने में लगा था। किशन उसका हाथ बटा रहा था। बिरमा की हिचकियां बंद गई थी। सरबती के ढाढ़स देने पर उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सरबती अवाक रह गई थी। उसे लगा जैसे किसी काले साये ने उसके परिवार पर कुदृष्टि डाल दी है। वह गुमसुम हो गई थी। आंखों के भीगे कोरे आंचल से पोंछते हुए उसने बिरमा को समझाने की कोशिश की। उसे ऊंच नीच समझाई, बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की सलाह दी। माँ की एक एक कोशिश बिरमा को कांटे की तरह बींध रही थी। उसे हर सलाह डर और बेबसी का अक्ष दिखा रही थी। उसके भीतर एक भीषण तूफान हिलोरे मारने लगा था। वह चुपचाप माँ का एक एक लफ्ज सुन रही थी। बिना कोई प्रत्युत्तर दिए उठी और चूल्हा जलाने बैठ गई। चूल्हे की धधकती आग ने उसके अंतस की जलन को और अधिक सुलगा दिया था। वह बेबसी से निजात पाना चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। मौका देखकर सरबती ने मंगलू से पूरी बात कह दी। मंगलू के पांव तले की जमीन खिसक गई। उसने एक गहरी सांस खींची। रात के गहरे अंधेरे में अपनी पीड़ा को घोलने की चेष्टा करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सरबती से कहा, बिरमा को ठीक से समझा देना। किशन से कोई जिक्र ना करे। दोनों के बीच फिर से गहरा सन्नाटा पसर गया था। दोनों अपने अपने भीतर उमड़ते चक्रवात की ध्वनि सुन रहे थे। अंधेरे की सघनता उनके भीतर समा गई थी। मंगलू ने गहरी सोच से बाहर आते हुए कहा, बिरमा की माँ, इब एक मिनट के लियो भी उसे अपनी आंखों से दूर न करियो। टेम बुरा आ गया है। किसी तरियो इसके हाथ पीले हो जाएं तो कुछ चैन मिलेगा। उसकी आवाज़ किसी अंधेरी गुफा से छन छन कर आ रही थी। तेजभान के खानदान की चरित्र को मंगलू अच्छी तरह जानता था। सचिंदर की हरकतें किसी से छिपी हुई नहीं थी। बाप बेटे दोनों की नज़र में किसी दूसरे के मान सम्मान का कोई मतलब ही नहीं था। सचिंदर का नाम सुनते ही मंगलू आतंकित हो गया था। रात भर मंगलू, सरबती और बिरमा अपने अपने ढंग से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। बिरमा ने पूरी रात जाग कर काटी थी। सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। चेहरा उदास था। वह घर के काम में लग गई थी। मंगलू भी जल्दी उठकर जंगल फरागत के लिए चला गया था। सरबती खाली घड़े लेकर कुएं से पानी लेने गई थी। बिरमा ने उन दोनों के जाते ही किशन को जगाया। बिरमा ने किशन को कल की पूरी घटना से अवगत करा दिया। वह रात भर जाग कर अपने आप को हर एक स्थिति के लिए तैयार कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। सचिंदर की इस हरकत पर किशन का खून खौल उठा। जिस्म में जैसे अंगारे भर गए थे। मंगलू के बाहर से लौटते ही वह बिफर पड़ा। मंगलू हक्का बक्का रह गया था। बिरमा किशन के ठीक पीछे खड़ी थी। मंगलू ने पूरी जिंदगी झुके झुके गुजारी थी। किशन अब उसे सीधा खड़ा होने के लिए कह रहा था, जबकि सीधा खड़ा होने की उसे
आदत ही नहीं थी। मंगलू को लगा जिसका डर था वही हुआ। लड़का जवान है, कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। उसने दयनीय होकर कहा, ना किशन, जवान खोलोगे तो बुरा हो जाएगा। इब्बी तो बात घर में है, कल पूरे गांव देहात में फैलेगी, बदनामी होगी, बिरमा के माथे पे दाग लग जाएंगे। चुप रहना ही ठीक है। मंगलू की बात बीच में काट कर किशन बोला, बापू, बिरमा का दोष क्या है जो उसे सजा मिलेगी? नहीं बापू, सचिंदर को ही सजा मिलेगी। किशन गुस्से में बाहर निकल गया। मंगलू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। किशन शहर आ गया था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा करके घटना की जानकारी उन्हें दी। अपने बापू और माँ के डर की बात भी उसने खुलकर बताई। अब आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? किशन ने सवाल किया। विचार विमर्श के बाद सभी की राय थी कि तेजभान ताकतवर आदमी है। उसके लड़के पर हाथ डालने का मतलब है आग से खेलना। सभी की राय थी कि सचिंदर से सीधा टकराने की बजाय पुलिस की मदद ली जाए। वे सभी थाने में रपट लिखाने गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने रपट लिखने से मना कर दिया था। इस बात पर उनके बीच काफ़ी गर्मागर्मी हो गई। इंस्पेक्टर ने कटाक्ष करते हुए कहा था, छेड़छाड़ी हुई है, बलात्कार तो नहीं हुआ। तुम लोग बात का बतंगर बना रहे हो। गांव में राजनीति फैलाकर शांति भंग करना चाहते हो। मैं अपने इलाके में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। चलते बनो। कुछ क्षण उनके बाहर निकलने का इंतजार किया। वे टस से मस नहीं हुए तो अजीब सी मुद्रा बनाकर बोला, फूल खिलेगा तो भौरे मडराएंगे ही। उसने बेशर्मी से खीसें निपोड़ी। उसके इस तरह बोलने से किशन बौखला गया। उसने तिल मिलाकर कहा, तमीज से पेश आइए। इंस्पेक्टर का झन्नाटेदार थप्पड़ किशन के गाल पर पड़ा। हरामी की औलाद, ये डंडा पूरा उतार दूंगा। तू मुझे तमीज सिखाएगा? इंस्पेक्टर ने बिना देर किए सभी की धुनाई शुरू कर दी। अचानक हमले से वे हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे। पीट पीट कर वे थाने से बाहर आ गए थे। पुलिस के साथ उसकी यह पहली मुठभेड़ थी। कानून की किताबें रटने वाले भी बेबस हो गए थे। प्रवीण कानून के दूसरे वर्ष में था। उसके ही सुझाव पर वे थाने गए थे रपट लिखाने, लेकिन पहले ही झटके में चारों खाने चित पड़ गए थे। प्रवीण गहरी असमंजस की स्थिति में था। किशन स्वयं को दोषी मान रहा था। उसे लग रहा था सब उसी के कारण हुआ। निराशा की हालत में वे सब सांझ से पहले ही गांव आ गए थे। गांव पहुंचकर उनका गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि बस्ती के लोगों को इस घटना की जानकारी देकर एकजुट किया जाए, ताकि गांव में एक दबाव बन सके। सचिंदर ऐसी हरकतें करने से पहले कोई 10 बार सोचे। सांझ होते होते बस्ती के तमाम बुजुर्गों और नौजवानों को एक जगह बुला लिया गया था। बस्ती के बीचों बीच नीम का पेड़ और एक चबूतरा था। वहीं सब जमा हुए थे। किशन ने खड़े होकर सचिंदर की हरकतों के बारे में बताया। जैसे ही सचिंदर और तेजभान का जिक्र आया, सभी में सन्नाटा फैल गया था। सभी चुप्पी साध कर बैठ गए। किशन के बहुत उकसाने पर बूढ़ा धर्मो सुस्त थकी आवाज में बोला, हाँ, ये कोई नई बात ना है। गरीब की इज्जत का कोई मतलब ही ना होवे है। ये सब तो होता ही रहा। चुप रहने में ही भला है। पानी में रह के मगरमच्छ से पेड़ लेना ठीक ना। उससे सभी सहमत दिख रहे थे। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। धर्मू ने गला खंखार कर बात आगे बढ़ाई। जिंदगी बीत गई है इसी गांव में। कदी ना सुना किसी बिरवानी बहू बेटी ने घर आके जिक्र भी किया हो।
औरत की लाज चुपड़ाने में ही है, ढिंडोरा पीटने में ना है। धर्मू ने जोर देकर कहा। धर्मू की हाँ में हाँ मिलाते हुए रामजी दास भी बोलने लगे। ये शरीफ बहू बेटियों के लक्षण ना है। मर्द के सिर फुटअव्वल कड़ा के ही चढ़ मिलेगा क्या? किशन हैरानी से उन्हें देख रहा था। प्रवीण ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वे सभी एक एक कर खिसकने लगे। किशन का रहा सहा हौसला भी टूटने लगा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सभी उठकर चले गए। एकजुट होकर संघर्ष करने की बात तो दूर, वे बात ही सुनने को तैयार नहीं थे। तेजभान के डर ने उन्हें इतना भयभीत कर रखा था कि वो कुछ देर रुककर बात सुनने की स्थिति में भी नहीं थे। किशन की मित्र मंडली के लिए यह स्थिति एकदम नहीं थी। कॉलेज की राजनीति में उनका दखल था, लेकिन गांव में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वे चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उनकी लंबी लंबी बहसें खोखली साबित हुई थी। सभी सोच रहे थे अब क्या करें। काफी सोच विचार के बाद प्रवीण ने सलाह दी, बिरमा की ओर से पंचायत में शिकायत की जाए। प्रवीण पंचायती राज का पक्षधर था। वह हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था। उसका कहना था, पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है। गांव की समस्याओं को निपटाना पंचायत का कर्तव्य है। सभी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। पिछले चुनाव में इस पंचायत को आरक्षित किया गया था। बिशन सिंह तुम्हारी बिरादरी का प्रधान है, वह जरूर इस मामले को गंभीरता से लेगा, प्रवीण ने कहा। प्रवीण की राय से सभी सहमत थे, लेकिन किशन की राय भिन्न थी। उनका कहना था, बिशन तो एक मोहरा है, वह क्या निर्णय देगा, लेकिन आप लोगों की यही राय है तो ठीक है। एक अर्जी तैयार की गई। बिरमा ने उस पर अंगूठा लगवाया गया। अर्जी लेकर किशन ही प्रधान जी के पास गया था। प्रधान जी ने अर्जी लेने में आनाकानी की। बार बार यही कहा, किस लिए अर्जी दे रहे हो? किशन ने सिर्फ इतना ही कहा था, अर्जी में सब कुछ लिख दिया। अर्जी उसके हाथ में थमाकर किशन लौट आया। अर्जी देखते ही जैसे भूचाल आ गया था। बिशन सिंह प्रधान पसीने पसीने हो गया था। तेजभान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने लायक ताकत उसमें नहीं थी। वैसे ही प्रधानी उसे अभी अभी मिली थी। बिशन के दिमाग में यह बैठा हुआ था कि उसे प्रधान तेजभान नहीं बनाया, वरना वह था ही क्या। उसे डर था कोई बवेला ना हो जाए। बिरमा से ज़्यादा उसे अपने लिए खतरा दिखाई दे रहा था। इसलिए अर्जी देखकर वह बुरी तरह डर गया था। बिना देर किए वह अर्जी लेकर तेजभान की चौपाल पर पहुंचा। जाते ही अर्जी उनके सामने रख दी। अर्जी देखते ही तेजभान भड़क उठा। भंगी चमाड़ों की यह हिम्मत! क्यों बेबिसना, तुझे प्रधान इसलिए बनाया था क्या? चौधरी साहब, मैं इसलिए तो खुद चल के आया हूँ। जब से मंगलू ने किशन को कॉलेज पढ़ने भेजा है, बस्ती में राजनीति होने लगी है। और चौधरी साहब, जमाना भी तो बदल गया। बिशन ने दयनीयता से हाथ जोड़कर कहा, ओए बिसना, जमाना अभी भी पहले ही वाला है। तू मुझे सीख दे रहा है? अपनी औकात मत भूल। जमाना तो तब बदलेगा जब हम चाहेंगे। जाके अपनी प्रधानी संभाल, कहीं वो ही खतरे में ना पड़ जावे। होगा वो ही जो हम चाहेंगे। और इतना उन सभी को बता देना, दरोगा से लेकर एसपी तक सभी अपनी जात के हैं। एक एक को अंदर करा दूंगा। ज़्यादा 3-5 करेंगे तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे बिना मौत। तेजभान ने प्रधान की कमजोर नस पर प्रहार किया। वह खिसियाकर रह गया। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके पक्ष की ही बात कर रहा था। ठीक है, तो जो करना होगा हम बता देंगे। मामले को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत ना है। जाके इन्हें समझा क्यों बेमौत मरना चाहते हैं। और हाँ, उन शहरी लफंगों से कह देना, गांव में राजनीति ना फैलावें, अंजाम बुरा होगा। सुना है उन्होंने कोई मीटिंग भी करी थी।
तेजभान ने विष्णा की ओर देखा, जैसे कह रहे हो हमें सब पता है। विष्णा लौट आया, लेकिन घबराया हुआ। तेजभान कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्रधान होकर भी उसकी औकात एक मुलाजिम से कम नहीं थी। अपनी ही बस्ती में वह एक बाहरी व्यक्ति जैसा रहता था। तेजभान ने सचिंदर को भी डांटा। अबे कुछ करना ही था तो हरामजादी को खेत में ही घसीट लेता, खुद ही किसी को मुंह दिखाने जोगी ना रखती। सचिंदर मुंह नीचे किए खड़ा रहा। खेत में घसीटने की क्या बात, उल्टे बिरमा से पिटकर ही आया, लेकिन इस बात को उसने छिपा लिया था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। तेजभान को चमारों से उतना खतरा नहीं था जितना अपने ही कुटुंबदार चौधरी जगवीर सिंह से था। अगर जगवीर सिंह ने हवा दे दी इस मामले को तो गांव की रीत ही बदल जाएगी। उसने मंगलू को चौपाल पर बुलवा भेजा था। मंगलू, तू मुझे अच्छी तरह पिचाने है, फिर भी ऐसी हरकत की। क्या समझता है पंचायत हमें फांसी पर चढ़ा देगी? पंचायत है क्या हमारे पाँव की जुत्ती। प्रधान कोई भी रहे, नकेल हमारे हाथ में होती है। जाके अपनी बेटी को समझा। कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे दोष मत देना, आगे तेरी मर्जी। तेजभान की आंखों से आग बरस रही थी। मंगलू चुपचाप लौट आया। अर्जी के बारे में उसे कोई खबर ही नहीं थी। उसने घर आते ही किशन पर अपना गुस्सा उतारा, तड़ तड़ डंडे से पीटना शुरू कर दिया। तू मुझे कहीं का ना छोड़ेगा। पूरे गांव देहात में बिरमा की बदनामी करा दी तूने। किशन को देखकर बिरमा दौड़ी। उसने बापू के हाथ से डंडा खींचकर दूर फेंक दिया। आवाज में तीखापन भरकर बोली, वाह बापू, जो भाई अपनी बहन की आबरू की खातिर लड़ रहा है उसे तुम पीट रहे हो, और जो। अचानक उसके भीतर जमा सैलाब फूट पड़ा। उसका गला रुंध गया। शब्द गले में ही अटक गए थे। सिर्फ रुलाई फूटी पड़ी थी। आवाज सुनकर माँ भी आ गई थी। वह भी रोने लगी। बिरमा को रोते देखकर मंगलू भी रोने लगा। उसने फफकते हुए कहा, तू ही बता बेटा, मैं क्या करूं? वे सब जालिम लोग हैं। कुछ मत करो बापू, जुल्म के आगे झुक जाने पर भी क्या होगा? बिरमा ने मंगलू को ढाढ़स दिया। किशन चुपचाप एक और खड़ा था। उसे देखकर वह अपनी पीड़ा भूल गया था। उसके करीब आकर बोला, बापू, हमारे पास न ताकत है न रुतबा, लेकिन अपनी जान देकर आत्मसम्मान तो मांग ही सकते हैं। बिरमा को लगा जैसे वह अचानक बड़ी हो गई है। वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए लड़ सकती है। किशन ने मंगलू से कहा, बापू, पंचायत से इंसाफ और सुरक्षा मांगी है, कोई गुनाह तो नहीं किया? जैसे जैसे किशन और बिरमा का स्वाभिमान जाग रहा था, अपनी ही बस्ती में अलग थलग पड़ रहे थे। आखिर पंचायत के फैसले का दिन आ ही गया था। कार्रवाई ज़्यादा लंबी नहीं थी। न किसी का बयान लिया गया था, न किसी किस्म की कोई चर्चा ही हुई थी, न बहस, न आरोपी को बुलाया गया, न फरियादी को। बस सिर्फ फैसला था। सचिंदर वल्द तेजवान ने बिरमा वल्द मंगलू के साथ राह चलते छेड़खानी करने की कोशिश की। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसीलिए पंचायत सचिंदर पर 5 रुपये जुर्माना करती है। इस फैसले ने किशन और मंगलू को अवाक कर दिया। किशन ने विरोध किया, लेकिन उसे बोलने से रोका गया। पंचों का फैसला परमेश्वर का फैसला कहकर बात खत्म करने की कोशिश की गई। किशन लगातार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धकियाकर बाहर दिया। तेजभान के लोग उठकर खड़े हो गए थे। लाठियां फिर से लंबी होने लगी थी। किशन हताश होकर लौटा था। पीछे पीछे मंगलू भी आ गया था। बिरमा ने उनके उतरे चेहरे देखे तो सब कुछ समझ गई। घर में मातम सा छा गया था। शाम तक किशन की मित्र मंडली भी आ गई थी। पंचायत का फैसला सुनकर उनके चेहरे भी उतर गए थे। किशन ने उदास आंखों से प्रवीण की ओर देखा। कहो, कैसा है पंचायती राज? आंखों में सवाल था। प्रवीण जैसे अपने ही भीतर कुछ खंगाल रहा था। उन्हें चुप देखकर बिरमा बोली, किशन भैया ठीक कह रहे थे,
पंचायत में न्याय ना होता, जात बिरादरी देखी जावे, गुंडागर्दी होती है पंचायत के नाम पे। बिरमा को इस तरह बोलते हुए वे पहली बार देख रहे थे। बिरमा की मुखरता से चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिसकी ओर सभी का ध्यान गया। प्रवीण, जो अभी तक चुप ही था, उसने बिरमा से कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, किशन ने पहले ही कहा था। बिशन सिंह एक प्रधान होते हुए भी सिर्फ एक मोहरा है। बिरमा ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? ये अंत ना है। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को जगाया है। इसे मारने मत देना। उसके भीतर जैसे कुछ उबल रहा था जो बाहर आना चाहता था। सभी ने मिलकर कहा था, ना बिरमा, यह अंत नहीं। तुमने हमें ताकत दी है। हार को जीत में बदलेंगे, लोगों में विश्वास जगाकर, ताकि फिर कोई बिशन मोहरा ना बने। सभी के चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। मंगलू और सरबती भी उनके साथ आकर मिल गए थे, एक नई उम्मीद के साथ। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी यह अंत नहीं। कथा कस्तूरी को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।